दोस्तों, आप लोग को क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपकी सहयोग की काफ़ी ज़रूरत है। आप इस सहयोग सब्सक्राइब और शेयर करके दे सकते हैं। आज से हम लोग विजन आईएएस मंथली मैगजीन डिस्कशन करेंगे जो यूपीपीसीएस पीपीएससी 17वीं और 71वीं यूपीपीसीएस 2024-25 दोनों एग्जामों के मेंस के लिए साथ ही साथ पीटी के लिए महत्वपूर्ण होगी और आईएएस के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है, ये सबको पता ही है। इसलिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज से। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस टॉपिक का पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कम से कम 4 या 5 टॉपिकों का आज कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से आपको भी दिक्कत होगी पढ़ने में और रिवीजन करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए चालू करते हैं आप आज का डिस्कशन। पहला टॉपिक, प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता शब्द। देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघवाद में मामले 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्ताव ने समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्दों को शामिल करने की चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि आपातकाल के दौरान इन शब्दों को शामिल किया गया है जो जनता के आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इस शब्द को हटा देना चाहिए संविधान से। साथ ही साथ ये बोला गया कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अपनाने की तारीख के समय से ये जो शब्द थे ये मूल संविधान में नहीं थे, अर्थात मूल प्रस्तावना में भी नहीं शामिल थे। इसलिए इन शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान के मूल भावना का उल्लंघन है। इन्हीं याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, और इसके बारे में बारी बारी से समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन के बारे में। देखिए, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग को पता है कि उसको लघु संविधान भी बोला जाता है। क्यों लघु संविधान बोला जाता है? क्योंकि इसमें 40 अनुच्छेदों को 7 अनुसूचियों में संशोधन किया गया है। साथ ही साथ 14 नए अनुच्छेद और 2 नए भाग जोड़े गए। इस सभी व्यापक परिवर्तन के कारण इस संविधान संशोधन की लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिसके कारण राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची में परिवर्तन क्या किया गया जी? तो 7वीं अनुसूची में परिवर्तन यह किया गया। देखिए, अब यहाँ से सवाल उठता है कि हमारे जो विषय हैं, 3 प्रकार के विषय, ये तीनों प्रकार के विषय किस में सम्मिलित है? तो 7वीं अनुसूची में। तो उसमें परिवर्तन किए गए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्या किए गए कि राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो कौन कौन से राज्य सूची के विषय थे जिसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती में जोड़ा गया? तो देखिए, पहला शिक्षा, दूसरा वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, तीसरा भार और माप, ठीक है, चौथा न्याय का प्रशासन, 5वां सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। देखिए, ठीक है, कौन कौन? एक पहला शिक्षा हो गया, दूसरा वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण, तीसरा भार और माप हो गया, चौथा न्याय का प्रशासन हो गया, 5वां सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ठीक है, और बोला गया ना कि राष्ट्रपति आपातकाल के संबंध में परिवर्तन किया। बोला गया कि अब राष्ट्रपति
देश के किसी भी भाग में, किसी विशेष भाग में इमरजेंसी लागू कर सकता है, घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। साथ ही साथ नए नए नीति तत्व भी जोड़े गए। पहला अनुच्छेद 39, जिसको अनुच्छेद आर्टिकल हम इसको 39A भी बोल सकते हैं। इसमें ही प्रावधान है, क्या प्रावधान किया गया कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। ठीक है। 39A के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है। अनुच्छेद 43A के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों और कामगारों की भूमिका। अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, वनों एवं वन्यजीवों का संरक्षण। देखिए ये क्वेश्चन UPPCS 2022 प्री में पूछ चुका है कि 48A के तहत किसका प्रावधान किया गया। ठीक है। दो नए भाग जोड़े गए। कौन कौन दो नए भाग जोड़े गए? तो भाग चौथा 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, और भाग 14A, जिसमें प्रशासनिक अधिकारों की स्थापना की जाती है। यह अनुच्छेद 323A के तहत आता है। यदि मैं सत्य हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसे 323A ही है कि या दूसरा कोई अनुच्छेद है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या टिप्पणियाँ की गई है? बोला गया कि पूर्व व्याप्यता, इसको रेट्रोस्पेक्टिविटी को खारिज किया गया। इसका कहने का मतलब ये है ना कि संविधान को अपनाने जाने की तारीख, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन करने की शक्ति को कम नहीं कर सकती है। तारीख से आप कोई लेना देना नहीं होगा संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में। ठीक है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपने संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी प्रावधान को जोड़ या परिवर्तन या निरस्त करने के संविधान में संशोधन करती है। देखिए अनुच्छेद 368 है ना, जो भाग 20 के तहत आता है, उसके अनुसार संविधान में संशोधन संसद कर सकती है। ठीक है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन 69 BPSC मेंस में आया था कि संविधान 8 मार्कर्स में कि संविधान के संशोधन प्रक्रिया के बारे में लिखें। ठीक है। अब देखिए समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की परिभाषा। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने दोनों शब्दों को परिभाषित किया है। पंथ निरपेक्षता का परिभाषा देते हुए बोला कि इसका अर्थ है कि राज्य न तो किसी धर्म विशेष का समर्थन करेगा और न ही अंतःकरण की स्वतंत्रता, और न ही नागरिकों द्वारा किसी धर्म विशेष को मानने, आचरण करने और प्रचार करने को दंडित करेगा। इसके अलावा राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है। पंथ निरपेक्षता को परिभाषित किया किसके रूप में कि वो न किसी विशेष धर्म का समर्थन करेगा राज्य, न ही अंतःकरण की स्वतंत्रता, और न ही नागरिकों को आचरण प्रचार करने के लिए दंडित करेगा। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एसआर बम्बई भारत संघ मामले में पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर बनाया सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है। और एसआर बम्बई बाद में संघीय सरकार को ही बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाया। ठीक है। समाजवाद, यह कल्याणकारी राज्य और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। देखिए समय के साथ भारत ने संविधान को जीवंत चरित्र प्रदान करते हुए इन शब्दों की अपनी व्याख्या विकसित की है। इसका अर्थ यह हुआ ना कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, जो 1950 के से लेकर अभी 2024-25 चल रहा है, 2025 तक जो समाज में परिवर्तन हुआ ना, उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर संविधान में भी संशोधन होता है और संविधान की व्याख्या होती है।
इसलिए संविधान को क्या बोला जाता है, एक जीवन दस्तावेज बोला है सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना, इसमें संशोधन। प्रस्तावना संविधान की दर्शन की झलक देती है कि संविधान की दर्शन माने की झलक माने दर्पण है कि संविधान में क्या क्या है, क्या क्या लिखी हुई है संविधान की बातें, उसको झलक के रूप में प्रस्तावना प्रदर्शित करता है। मतलब भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य घोषित करता है। ठीक है। यह कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता है। प्रस्तावना कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं करेगा तथा न्यायालय में परिवर्तनीय भी नहीं है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ लिख सकता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, लेकिन यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लोगों में निहित शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। इसका क्रोनोलॉजी समझेंगे तो बेरोजगारी मामला में बोला ना सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में आते आते सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल गया और बोला कि संविधान प्रस्तावना का भाग है और इसमें संशोधन भी कर सकता है। इसी बात को LIC वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोहरा दिया। ठीक है। और देखिए पंथ निरपेक्षता और समाजवाद के बारे में हम लोग जानेंगे। पंथ निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के अनुसार राज्य धर्म के प्रति तटस्थता एवं सकारात्मक भूमिका की अवधारणा का पालन करता है। ठीक है। इस अवधारणा में राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़े आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और पंथ निरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। विनियमित करना माने रेगुलेट करना, कहाँ कहाँ से धर्म से जुड़े आर्थिक में, वित्तीय, राजनीतिक और पंथ निरपेक्ष पहलुओं में। ठीक है। यह व्यक्ति और अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। पंथ निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्म निरपेक्षता के पश्चिमी अवधारणा से अलग है। पश्चिमी अवधारणा में धर्म के मामले में हस्तक्षेप के सिद्धांत को पालन किया गया। हस्तक्षेप जो लेसेस फेयर का सिद्धांत था ना एडम स्मिथ का, कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा बाजार में, उसी तरह पश्चिमी अवधारणा भी है धर्म निरपेक्षता की। इसमें बोला गया कि धर्म के मामले में राज्य की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का सकारात्मक ना नकारात्मक, जैसा चल रहा है वैसे ही करने दीजिए। इस पर क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है आपको मेंस में। पश्चिमी अवधारणा और भारतीय अवधारणा में अंतर। ठीक है। पश्चिमी देशों में राज्य और धर्म कठोर तरीके से अलग अलग है। यहाँ धर्म कठोर तरीके से अलग अलग है और व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च है। ठीक है। समाजवाद। समाजवाद उन सिद्धांतों से संबंधित है जो ऐसे समाज की स्थापना की परिकल्पना करते हैं जहाँ सभी व्यक्ति आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में समानता का आनंद प्राप्त करेंगे। ठीक है। समाजवाद का विचार काफ़ी हद तक कार्ल मार्क्स से लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का विचार प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि मजदूर वर्ग की हिंसक क्रांति समाज से शोषक पूंजीवादी वर्ग को ख़त्म कर सकती है। देखिए PSIR का जो स्टूडेंट होंगे ना वो पढ़े होंगे कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, क्लासिकल समाजवाद क्या होता है, हेवियन समाजवाद क्या होता है, गिल्टी समाजवाद क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको GS में पढ़ने को नहीं मिलता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। भारत में समाजवाद का विचार, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में समाजवाद का विचार जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। इस मॉडल के तहत राज्य जरूरतमंदों को कल्याण सुनिश्चित करता है, जबकि निजी उद्यम को रोजगार बढ़ाते हैं और मजबूत आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं। देखिए मिश्रित जो मिश्रित जो समाजवाद है ना, जिसको हम बोल सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल, उसमें एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ निजी व्यक्ति। तो राज्य क्या करेगा, असमानता मिटाने वाला काम करेगा। असमानता मिटाने वाला कार्य कैसे करेगा, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करेगा। ठीक है। असमानताओं को दूर करके करेगा। और निजी उद्यम कैसे करेगा, देश में वृद्धि विकास करने के लिए आर्थिक निवेश करेगा, जिससे कि आर्थिक वृद्धि हो। ठीक है। यही सब बातें यहाँ पर दी हुई है।
इसे काफ़ी हद तक जवाहरलाल नेहरू और समाजवाद जैसे प्रख्यात नेताओं के विचारों द्वारा आकार दिया गया है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। ठीक है, और यहाँ देखिए अंतर करने के दे देगा कि भारतीय समाजवाद और पश्चिमी समाजवाद या चाहे अन्य देशों के समाजवाद कैसे अंतर है, भिन्न कैसे है, यह इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, यह व्यक्ति और समुदाय के बीच भारी अंतर को खारिज करता है। यह दोनों को एक साथ सुधारने पर केंद्रित है। निजी संपत्ति की इसमें प्रासंगिकता होती है, निजी संपत्ति भी रहेगा और साथ साथ पूंजीवाद भी रहेगा और साथ साथ राज्य आधारित संपत्ति भी रहेगी। यह पूंजीवाद के उन्मूलन में विश्वास नहीं करता है, बल्कि असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित करता है। देखिए, आपको बताया था ना ऊपर, वही बातें लिखी हुई हैं। अहिंसा के विचार, यह घरेलू राजनीतिक उपायों से ही हिंसा को खत्म करना चाहता है। ठीक है, अब देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, जिसके कौन थे पक्षधर, हमारे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे नेताओं लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। देखिए, आप पढ़ेंगे ना बीपीएससी के हिस्ट्री टॉपिक, तो नेहरू जी का जो लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार भी पढ़ने को आता है। यहाँ से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, यह समाजवाद के सिद्धांतों के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सह अस्तित्व के विचार पर आधारित है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का नहीं मतलब क्या हुआ यहाँ पर, समाजवाद के साथ है भी। लोकतांत्रिक माने क्या है, न्याय, समानता। ठीक है, ये सब लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विचार के पर आधारित है। सह अस्तित्व, दोनों परस्पर एक साथ होंगे। ठीक है, यह राज्य की अवधारणा में मार्क्सवाद से भिन्न है, जो मार्क्सवाद से भिन्न है इसको भिन्न बनाता है लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक समाजवाद का मानना है कि राज्य पूंजीपतियों द्वारा लेबरों के शोषण के साधन नहीं है, बल्कि राज्य सामाजिक कल्याण का एक साधन है। ठीक है, शोषण नहीं करता है राज्य जो है ना। देखिए, मार्क्स बोलते हैं कि राज्य शोषणकारी संस्था है। ठीक है, पूंजीवाद के पक्षधर है, लेकिन यहाँ बोला जाता है कि राज्य शोषणकारी नहीं है, ये पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों को शोषण न करके उनके सामाजिक कल्याण का एक साधन के रूप में काम करता है। ठीक है, राज्य के सभी वर्ग क्या हैं, समान रूप से बराबर हैं और सभी वर्ग राज्य के स्वामी हैं। यह मतपेटियों के माध्यम से, मतपेटियों अर्थात चुनाव के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण और विकासवादी साधनों की वकालत करता है। देखते हैं हम लोग कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो चुनाव के माध्यम से हम लोग शांति रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए वोट देते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, अपने सरकार को चुनते हैं। वही बोल रहा है। समाजवाद के मार्क्सवादी विचार से मतभेद के बावजूद यह श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने, लोगों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए साझे लक्ष्यों को साझा करता है। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा निर्णय इस विचार पर जोर देता है कि संवैधानिक मूल्यों, देखिए यहाँ पर कीवर्ड हुआ, देश की जरूरतों के अनुरूप निरंतर विकास को दर्शाया है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे विचार अब लोगों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किए जाते हैं एवं समझे जाते हैं। इसलिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, देखिए ये सब कीवर्ड है, के प्रति निष्ठा, साथ ही सतर्कता, समर्पण एवं नई चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति हमें असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी समकालीन समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाएंगी। ठीक है, चलिए तब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, भारत में संपत्ति का अधिकार। देखिए, चर्चा में क्यों है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम क्रोनोलॉजी में समझते हैं कि क्या संपत्ति का अधिकार है। देखिए, जो इसमें दिया हुआ है इस टॉपिक में, पहले देखेंगे कि जब संविधान, हमारा मूल संविधान था ना जी, तो मूल संविधान में यह एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, जो 19(1)(f) और 31 के तहत हम लोग का प्रावधान था। ठीक है, 19(1)(f) में मुआवजा के प्रावधान किया गया था, जो संपत्ति के मुआवजा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 31C में 31
31 में, ठीक है। लेकिन जब फिर उसके बाद क्या होता है, 25वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1971 में। याद रखने वाली बात है यहाँ, 25वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। तो बोला जाता है ना जी कि 39B और 39C को लागू करने के लिए, 39B और 39C को लागू करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 31C एक जोड़ेंगे अनुच्छेद, जो इन कानूनों को लागू करने के लिए 39B और 39C को लागू करने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। क्या करेगा? कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। कौन? 31C किसको लागू करने के लिए? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, ठीक है। फिर आता है, उसके बाद होता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन होता है, उसमें क्या किया जाता है, 44वां संविधान संशोधन में संवैधानिक अधिकार को हटाकर, माने FR राइट, माने मौलिक अधिकार से हटाकर, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको अनुच्छेद 301 के तहत क्या कर दिया जाता है, संवैधानिक अधिकार कर दिया जाता है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार कर दिया जाता है। और अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है, वर्तमान में ये FR नहीं है, क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो देखिए क्रोनोलॉजी समझे कि मूल संविधान में था 19F और 31 जो बोल रहा था कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन 25वां संविधान संशोधन 1971 में आता है, वो क्या करता है कि इन अधिकारों 39B और 39C माने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए इन अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे अर्थात मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो फिर आता है 44वां संविधान संशोधन, उसमें बोला जाता है कि ये अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहे, अब इनको 301 के तहत संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए ये समझ लिए कंप्लीट। अब देखिए प्रॉपर्टी ओनर्स और एसोसिएशन बना महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय 9 न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसमें कहा गया ना कि निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति को सीमित किया गया। जो निजी संपत्ति है ना, उसके राज्य की शक्ति को सीमित किया गया। इस निर्णय ने कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथन रेड्डी 1978 और संजय कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग को लिमिटेड, इतना याद नहीं करना है, बस ये वाला याद करना है तो याद कर लीजिए, इस फैसले को खारिज कर दिया। इन दोनों फैसलों में कहा गया था ना कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है। निजी जो संपत्ति है उसको सामुदायिक संसाधन माने कम्युनिटी रिसोर्सेज माना जा सकता है। यह बदलाव भारत में संपत्ति के अधिकारों के कानूनी समझ में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। जो बदलाव आया, कहा कि निजी संपत्तियों को एक्वाइजेशन करने का जो अधिकार सीमित किया है, उसमें बड़ा बदलाव लाएगा, ठीक है। इसको तो पहले ही हम लोग समझ चुके हैं, वही बातें लिखी हुई हैं। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, 39B का दायरा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया गया कि निजी संपत्ति को 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बोला गया कि 39B का एक दायरा है जी, दायरा यह है कि इसको आप इस अनुच्छेद के तहत आप समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत नहीं क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। और न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधन को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं समझा जा सकता है। भैया आप कंट्रोल में रहिए। सभी निजी स्वामित्व जो है ना, जो कोई कमा कर अपना दिन रात इकट्ठा किया, उसको समुदाय के भौतिक संसाधन को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। 39B क्या है भैया, यहाँ सवाल उठते हैं 39B क्या है। 39B तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का हिस्सा है, आप तो जानते हैं। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है ना कि निर्देश देता है, ये क्या निर्देश देता है
कि वह समुदाय के सभी संसाधनों जैसे कि जल जंगल जमीन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से करे कि सभी लोगों का भला हो। 39 भी बोलता है ना जी कि जल जंगल जमीन का इस प्रकार नियंत्रण है जिससे कि सभी लोगों का भला हो। ठीक है, सामूहिक हित की बात करता है यहाँ पर 39 बी। और वहीं 39 सी संकेंद्रण को रोकता है, उल्टा बोल देता है कि संकेंद्रण को रोकिए। ठीक है, 39 सी संकेंद्रण को रोकता है कि एक जगह नहीं संपत्ति प्रॉपर्टी इकट्ठा करनी है। वहीं दूसरी तरफ 39 भी बोलता है ना जी कि जल जंगल जमीन का इस प्रकार बंटवारा हो जिससे कि सभी लोगों के भला हो। ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार। अनुच्छेद 39 भी राज्य को निजी संपत्ति अधिग्रहण की विधायी शक्ति प्रदान नहीं करता है। यहाँ ध्यान देने की बात है। बोला भैया कि 39 बी जो है ना जी कि आपको अधिकार यह नहीं देता है कि आप किसी संपत्ति को अधिग्रहण कर लें। आपकी विधायी शक्ति का अधिकार नहीं प्रदान करता है 39 बी। इसके लिए एक प्रॉपर भूमि अधिग्रहण कानून होना चाहिए। यह जो 7वीं अनुसूची के सूची 3 के परिशिष्ट संख्या 42 से प्राप्त होता है। एक कानून बनाइए 7वीं अनुसूची के परिशिष्ट संख्या 42 से। अब भूमि के वर्गीकरण के मानदंड क्या है होना चाहिए। भूमि का प्रकृति कैसी है, उनकी उपलब्धता कैसी है, उसकी कमी कैसी है भूमि की, सामुदायिक कल्याण पर भूमि का क्या प्रभाव पड़ेगा, निजी हाथों में संकेंद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, आर्थिक नीतियों में लचीलापन। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि संविधान निर्माताओं का इरादा आर्थिक नीतियों का लचीलापन बनाना था। क्यों लचीलापन बनाना था, क्यों फ्लेक्सिबल आर्थिक नीति बनाना चाहते थे संविधान सभा के हमारे संविधान निर्माता? क्योंकि समय के अनुसार क्या कर सकें, उसमें बदलाव कर सकें। देखिए इसीलिए ना संविधान को जीवंत दस्तावेज बोला जाता है जी, समय के अनुसार उनमें आर्थिक बदलाव किया जा सके। ठीक है, अनुच्छेद 31 सी की वैधता। कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि केशवानंद भारती मामले में बरकरार रखा गया है जो अनुच्छेद 31 सी अभी भी वैध है। जो केशवानंद भारती वैध में अनुच्छेद सी को बोला गया था ना, अनुच्छेद वैध है, तो वही बात बोला गया है अभी भी कि उसी तरह उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। जब अधिग्रहण कर रहे हैं ना तो एक तरफ समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 200 के अनुरूप होने चाहिए जो संविधान के मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक न्याय सार्वजनिक न्यास पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को भी लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों तक सभी का समान पहुँच हो और इनका उपयोग लोकहित में किया जाए। ठीक है, इसको नीचे देखेंगे, नीचे देखिए है, उसको अच्छे से देखेंगे। पर सार्वजनिक न्यास सिद्धांत क्या है। इमिनेंट डोमेन की सीमाएं। इमिनेंट डोमेन क्या होता है। इमिनेंट डोमेन पर व्यापक सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं माने जा सकते। ऊपर बोला था ना कि विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है 39 बी के तहत उनको, तो इस हाँ, और यहाँ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधन समुदाय के भौतिक नहीं माने जा सकते, संसाधन नहीं माने जा सकते जिन्हें लोक कल्याण के लिए जब्त या अधिग्रहण किया जा सके। सभी संसाधन सामुदायिक हित के लिए नहीं बने निजी संसाधन कि आप लोक कल्याण के नाम पर किसी निजी संपत्ति को जब्त कर लें। यही है इमिनेंट डोमेन की सीमाएं। ठीक है, इमिनेंट डोमेन का सिद्धांत क्या है। ये एक देखिए कानूनी सिद्धांत है। ठीक है, जो सरकार को निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है। देखिए क्या देता है सिद्धांत, क्या कहता है कि देखिए निजी संपत्ति जो है ना आपको हम दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, किस लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए। ठीक है, यही सिद्धांत बोलता है।
यह सिद्धांत समाज कल्याण और संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, सभी स्तरों की सरकारें इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा प्रदान करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और देखिए सार्वभौमिक इमिनेंट डोमेन के तत्व क्या हैं। सार्वजनिक उपयोग, निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने है ना, तो उसका उपयोग निजी के लिए नहीं होगा, सार्वजनिक के लिए होगा, सार्वजनिक उपयोग के लिए है एक शर्त। दूसरा कि उचित मुआवजा, जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो अधिग्रहण करने के बाद उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, निजी संपत्ति जो रखे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। और प्रक्रिया भी उचित होनी चाहिए, कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया के द्वारा ही उनके संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे, जब्ती करेंगे सरकार। ठीक है, और सरकारी प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण करने का मतलब सरकार के किसी अंग या सरकार द्वारा अधिकृत सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा ही निजी संपत्तियों का क्या किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा। ठीक है, वही बात लिखी हुई है कि स्पष्ट किया था कि पावर इमिनेंट डोमेन राज्य की एक संप्रदा से जुड़ा हुआ है। राज्य लोकहित के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है बशर्ते उचित मुआवजा दिया जाए। सभी वही बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उठता है सार्वजनिक न्याय सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को हम लोग गांधी जी के जो है ना ट्रस्टीशिप, उससे भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण प्रबंधन माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं और पृथ्वी के संरक्षण को बढ़ा सकते हैं। देखिए प्राकृतिक, इसमें एक साफ साफ बोला गया ना कि एक राज्य क्या करेगा, एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है जो जनता के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करता है। शासित वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रवर्तक इस प्रकार करता है, जिम्मेदारी पूर्वक करता है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन भी ना हो और आने वाली भावी पीढ़ी का भी वह बच सके। ठीक है, सतत विकास पर वह असमावेशी विकास पर बल देता है। ठीक है, सार्वजनिक न्याय सिद्धांत। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव, विधायी और नीतिगत प्रभाव। यह निर्णय भविष्य के संपत्ति अधिग्रहण कानूनों, भूमि सुधारों, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को प्रभावित कर निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, इससे निष्पक्षता पारदर्शिता बढ़ सकती है। आर्थिक सुधार ये होगा कि आर्थिक सुधार में ये होगा कि इससे क्या होगा, निजी निवेश का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है, निजी निवेश से समर्थन प्राप्त होगा तो क्या होगा, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था बनेगी। ठीक है, अधिक बाजार अर्थव्यवस्था के बदलाव का संकेत देगा। ठीक है, राजनीतिक बहस, यह राजनीतिक बहस को जन्म देगा। विशेष रूप से वंचितों के लिए भूमि पुनर्वितरण का आकार दे सकता है। जो वंचित है, ठीक है, उनको भूमि मिल सकती है, जिसके पास अधिक भूमि है। ठीक है, तो वादे किए जाएंगे पक्ष विपक्ष द्वारा, यही इसी को बोला गया राजनीतिक बहस। संवैधानिक जांच, यह निर्णय निजी संपत्ति पर सरकारी कार्रवाई की जांच करने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है। ठीक है, साथ ही साथ यह सुनिश्चित करता है कि कानून समानता और संपत्ति सहित संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने 39B पर स्पष्टता प्रदान की। 39B बताएं क्या है भैया, प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार हम लोग बंटवारा करें कि सभी का लाभ प्राप्त हो, वही 39B बोलता है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित में इस्तेमाल करने के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय हर मामले में अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, इस निर्णय में समानता और संपत्ति के अधिकार सहित संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जबकि सार्वजनिक न्याय सिद्धांत के माध्यम से जिम्मेदारीपूर्ण संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक देखेंगे, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र।
ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र के अर्थ क्या है? आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ है कि सामान्य रूप से पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना। ये लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ पालन होंगे जी? पार्टी के मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ पालन होंगे? उम्मीदवारों को चयन में, ठीक है, नेता कैसे उभरेंगे, नीतियाँ कैसी बनाई जाएगी, फंडिंग कैसे प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र का सीधा संबंध किससे है? उम्मीदवारों का चयन करना, नेता कैसे उभरेंगे, नीतियाँ कैसी बनाई जाएगी, फंडिंग कैसी प्राप्त होगी, ये सब आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ है, ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है थी? पहले नंबर आवश्यकता इसलिए कि विकेंद्रीकरण होगा इससे। यह राजनीतिक दल के शीर्ष स्तरीय नेताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले केंद्रीकृत विवेकाधीन नियंत्रण को सीमित करेगा। इतना इसका लैंग्वेज हार्ड होता है ना भैया, कि भी जाना, ये इसका हिंदी में लैंग्वेज बहुत टफ है। इसके सरल शब्दों में ये कह सकते हैं ना कि शीर्ष पर जो होगा ना पावर, जो बैठा हुआ आदमी दल में, उसके पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। जैसे उसके पावर को डिसेंट्रलाइज, जैसे कि निचला कैडर तक, कार्यकर्ता तक भी पावर पहुंचेगा। जब से हो जाएगा उसकी कार्यकर्ता के बातें भी सुनी जाएगी। उसके ऊपर जो है नगर के, ग्राम के नेता, नगर के नेता, उन सभी को बातें में सम्मिलित होगी और उनके इनपुट के आधार पर नेताओं का चयन होगा। जैसे विधायक कोई उम्मीदवार दे रहा है, कोई पार्टी दल, तो उनका चयन होगा। वही बोल रहा है कि केंद्रीकृत विवेकाधीन नियंत्रण सीमित करेगा, ठीक है। साथ ही साथ यह अलग अलग स्तरों पर दलों के अधिक से अधिक हितधारकों को निर्णय लेने के प्रक्रियाओं में योगदान करने का अवसर प्रदान करेगा। देखिए यहाँ बोले ना, अधिक से अधिक हितधारक जो हैं, शेयर होल्डर, जैसे ऊपर से नीचे लेवल तक, उनमें शक्तियाँ की बंटवारे होंगे। इससे क्या होगा कि अपराधीकरण को रोकेगा। देखिए, अपराधीकरण रुकेगा। यह धन और बाहुबलों से प्रेरित चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रणालीगत समस्याओं का समाधान करता है। बोल सकते हैं कि इस समस्याओं का समाधान करता है। एडीआर हमारे बोलता है कि जो 543 निर्वाचित जो लोकसभा सदस्य हैं ना, उनमें 251 अर्थात 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ठीक है। तो जब डिसेंट्रलाइज पावर होगा तो अपराधीकरण रुकेगा, ठीक है। प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। यह नागरिकों को राजनीति में भाग लेने, चुनाव लड़ने या समान राजनीतिक अवसर प्रदान करेगा। जब बाहुबल धन रुकेगा ना, देखते हैं कभी कभी सुना जाता है ऐसे न्यूज़ों में कि एक टिकट के लिए इतना पैसा मांगे जाते हैं, तो उससे आम नागरिक राजनीति में भाग नहीं ले पाता है। तो जब विकेंद्रीकरण होगी, आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होगा दलों में, तो उनमें युवाओं को भागीदारी बढ़ेगी, आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी होगी। एआरसी की रिपोर्ट 2008 नैतिकता और अभिशासन रिपोर्ट में कहा गया कि अधिक केंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। पारदर्शिता और स्वच्छता का मुख्य प्रभाव। जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई ऑन लिबर्टी में विचार और चर्चा की स्वतंत्रता के पूर्ण संरक्षण पर तर्क प्रस्तुत किया गया। विचार और चर्चा की स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या? जब विकेंद्रीकरण होगा तो अनेकों लोगों का अलग अलग विचार सामने प्रकट आएगा। निचला कैडर से लेकर एक पार्टी कार्यकर्ता के विचार से लेकर ऊपर सचिव, महासचिव, बूथ, सबके अलग अलग विचार आएंगे, चर्चाएं होंगी। उन चर्चा के प्रतिफल के रूप में एक जजमेंट पास होगा, ठीक है। अब देखें, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के उत्तरदायी कारण क्या है? क्यों कमी हो रहा है? एक कानून समर्थन का अभाव,
ठीक है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण का एकमात्र प्रावधान यहाँ ध्यान देने में मिलते हैं कि एकमात्र प्रावधान लोक प्रतिनिधि अधिनियम आरपी 1951 की धारा 29 के तहत किया गया है। यह भारतीय चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ठीक है। इसके अलावा 29A के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए ECI के दिशा निर्देश और आवेदन प्रारूप में केवल आंतरिक जवाबदेही के प्रावधान निर्धारित किए गए। इसमें उम्मीदवारों का चयन का कोई प्रावधान नहीं है। साफ साफ बात है ना जी कि कानून समर्थन का अभाव है। अर्थात एकमात्र एक ऐसा ही कानून है RPA 1951 के 29 धारा जो नियंत्रण रखता है आंतरिक लोकतंत्र पर। ठीक है। दंडात्मक प्रावधानों का अभाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वर्तमान में ECI को किसी भी दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट बना सकता है UPSC कि ECI को शक्ति है कि किसी पार्टी के पंजीयन को रद्द कर सके, तो नहीं है। ये बोल चुका है सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है ना, बोल चुका है। नहीं है भैया, आपके पास संविधान, आपके पास अधिकार। संरचनात्मक चुनौतियाँ। वंशवादी राजनीति का प्रचलन, परिवारवाद, भाई भतीजावाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंकल सिंड्रोम, व केंद्रीकृत सत्तावादी संरचनाएं। ठीक है। 1985 का दल बदल विरोधी कानून जिसमें पार्टी लाइन की सख्त से पालन करने की अनिवार्यता है आदि। इसका कहने का मतलब ये होगा ना, पार्टी लाइन माने क्या, पार्टी जिस पक्ष में है ना उसी पक्ष में वोट देना है, उसके जाकर नहीं, क्योंकि आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है। अन्य मुद्दे जैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, कमजोर संगठनात्मक ढांचा आदि। ठीक है। देखिए कोटेशन लिखा हुआ है NCRWC की रिपोर्ट क्या बोलता है, राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार के बिना कोई भी चुनाव सुधार प्रभाव नहीं हो सकता है। सबसे पहले चुनाव सुधार करना है ना जी कि तो राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार कीजिए। अर्थात क्या कीजिए, तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना कीजिए। यही हम लोग का NCRWC की रिपोर्ट बोलता है। ठीक है। अब देखिए आगे की राह, पारदर्शिता। चुनाव सुधारों से संबंधित सरकार द्वारा गठित कई समिति जैसे तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्र गुप्ता समिति ने, अब पूछ सकता है कि इनमें से कौन चुनाव सुधार से संबंधित के बारे में नहीं है, तो दे देगा सदीक अली समिति, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत, ये सब दे देगा, एक दूसरा दे देगा। तो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ तारकुंडे समिति 1975, चाहे क्रोनोलॉजी से जाने के दे देगा। ठीक है। चुनाव सुधार पर विधि आयोग की सिफारिश है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में नया अध्याय 4C जिसमें आंतरिक लोकतंत्र, दलीय संविधान, दलीय संगठन, आंतरिक चुनाव, उम्मीदवारों के चयन, मतदान प्रक्रिया, गैर अनुपालन कुछ मामलों सहित किसी दल का पंजीकरण रद्द करने की चुनाव आयोग को शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल है। ठीक है। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो ये स्टेटमेंट दिया था ना कि राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार के बिना कोई भी चुनाव सुधार संभव नहीं है, प्रभावी नहीं हो सकता, वो इसी उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि भारत में राजनीतिक दलों या दलों के गठनों के पंजीकरण और कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए राजनीतिक दल अधिनियम जैसा व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की गई है। ठीक है। अब देखिए चौथा सबसे करेंट के, अभी देखिए 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रम्प जी फिर से राष्ट्रपति बन गए, उन्हीं की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया इसमें दिए गए। ठीक है। देखिए दोनों के चुनाव में भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अंतर क्या है। ठीक है। पहले निर्वाचक मंडल की संरचना, जो निर्वाचक मंडल की संरचना क्या होगी अमेरिका, पहले देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव
सीधे नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता है। नागरिक इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्य यानी इलेक्टर्स को चुनते हैं। ये क्या करेंगे, 538 इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल में सीनेट के लिए 100 इलेक्टर्स 100 सदस्य, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए 435। सीनेट माने क्या है, यहाँ की राज्यसभा जो है ना, उच्च सदन, वहीं वहाँ की सीनेट कहलाती है। अमेरिका की, यूएसए की उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं, ठीक है। उसका 100 सदस्य होना चाहिए। और जो लोकसभा हम लोग का है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उसका 435 सदस्य। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए 3 सदस्य चुने जाते हैं। ये सदस्य ही वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। राज्यों में निर्वाचक की संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक राज्य को उतने ही निर्वाचक या इलेक्टर्स मिलते हैं जितने उसके कांग्रेस मैंने वहाँ के संसद को कांग्रेस बोला जाता है में सदस्य या प्रतिनिधि होते हैं। राज्य को उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचकों की संख्या प्रदान की गई है। जितने जनसंख्या है ना राज्य की, उतना वहाँ का निर्वाचक मंडल है, ठीक है। चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचक एक वोट डालता है। जो उम्मीदवार कुल 538 में से आधे से अधिक 270 वोट का प्राप्त करता है, वो यूएसए का राष्ट्रपति बनता है। सीधी सीधी बात है। 538 देखिए इलेक्टर्स होंगे, जिसमें 100 होंगे सीनेट से, ठीक है। 435 होंगे आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है। और 3 होंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से, ठीक है। इन सभी का सदस्यों का चुनाव किसके आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा, ठीक है। जनसंख्या क्या, अलग अलग राज्यों में जनसंख्या अलग अलग होने के कारण सीटें भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब देखिए 538 सीट में से कितना लाएगा, 270 जो लाया दिया जो पार्टी चाहे वोट पड़ गया, उसी का क्या हो गया, यूएसए का राष्ट्रपति बन गया, ठीक है। यही बातें कही गई इसमें। अब भारत के बारे में देखते हैं। भारत के देखिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद कितना में जी, 53 में, शायद 53 में होगा, ठीक है। उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा कमेंट करके, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होगा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ देखना ध्यान देना है, निर्वाचित, ठीक है। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और जिसमें क्या दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये बात 17वें संविधान संशोधन से कही गई, ठीक है। मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, नामांकित, यहाँ ध्यान देना, केवल निर्वाचित कहाँ के सदन बोल सकते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद में दोनों आएगा, राज्यसभा लोकसभा, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस में बोल सकते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। अब नियम देखिए, प्रत्येक राज्य को अपने स्वयं के चुनाव नियम बनाता है, जो अमेरिका के विकेंद्रीकरण प्रणाली को दर्शाता है। अमेरिका में अलग अलग राज्य अपनी चुनावी प्रक्रिया को देखरेख प्रबंधन करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है भैया। भारत में एक नियम बन गया 1952 में, उसी नियम के अनुसार होगा चुनाव, अलग अलग कोई नहीं। उम्मीदवार पर नामांकन, प्राइमरीज और कॉकसेस के माध्यम से पार्टी नामांकन सुरक्षित करते हैं। देखिए नामांकन प्रक्रिया, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचक और अनुमोदक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ 50 दोनों 50-50, अनुमोदक भी और प्रस्तावक भी, दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। अब चुनाव पद्धति क्या है, अधिकतर राज्य विनर टेक ऑल दृष्टिकोण का पालन करते हैं। इसके तहत यदि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को किसी पार्टी में बहुमत मिलता है तो उम्मीदवार को उस राज्य को आवंटित सभी इलेक्टोरल वोट प्राप्त हो जाते हैं।
ठीक है। उदाहरण, कैलिफोर्निया राज्य को इलेक्टोरल कॉलेज के 54 इलेक्टर्स आवंटित है। यदि उस राज्य में किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को सबसे अधिक लोगों का वोट प्राप्त होता है तो उसे सभी 54 इलेक्टर्स मिल जाते हैं। ओ कहने का मतलब है ना जी कि सबसे अधिक जब मिल गया, मान लीजिए 54 में 40 मिल गया एक राष्ट्रपति को चुनाव में, तो 40 नहीं हो 54 ही सीट हो जाएगा उसको। 35 नहीं 54 सीट हो जाएगा कैलिफोर्निया में, ऐसी बात कही है। हालांकि अलग अलग नियम है वहाँ का, लेकिन अधिकतर राज्यों में विनर टेक ऑल दृष्टिकोण है। एक बार विनर हो जाएंगे ना तो सभी सीटों का विनर है। जैसे कि बहुमत में आएंगे 54 है, मान लीजिए 27 30 सीटें जीत गए, से 32 सीटें जीत गए, तो हम 32 सीट नहीं जीते, हम 54 सीट जीत गए। इसी को बोलते हैं विनर टेक ऑल दृष्टिकोण, ठीक है। हालांकि मेन और नेब्रास्का राज्य में यह प्रणाली थोड़ी अलग है। वहाँ अनुपातिक राजनीतिक प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। अनुपात के आधार पर उम्मीदवार पॉपुलर वोट में जीत के बिना भी राष्ट्रपति चुनाव जीत सकता है, जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा चुनाव संपन्न होता है। राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है। जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध वोटों का 50% +1 होना चाहिए, ठीक है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने में बहुत अधिक समय लगता है। कागजी मतदान को और घर से मेल इन वोट गिनने में काफ़ी समय लगता है। देखिए मत पत्रों की गणना में अधिक समय नहीं लगता। देखिए वहाँ के जो मतदान प्रक्रिया है ना, गणना प्रक्रिया बहुत लंबा चलता है। देखते हैं कि 2 महीना 15-20 दिन तक गिनती हो ही रहा है, ठीक है। ये 4 वर्ष पर होती है, इसमें 5 वर्ष में होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार एक संभावित साथी चुनता है। इसमें उपराष्ट्रपति के लिए अलग चुनाव होते हैं। साथ में साथ बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति इसमें केवल अधिकतम से अधिक 2 बार के लिए कार्यकाल के लिए बन सकता है। अब भारत के राष्ट्रपति के प्रधान नहीं, ऐसा नहीं किया गया, अनिश्चित काल तक बन सकता है अनेकों बार, ठीक है। तो यहीं तक डिस्कशन को किया जा रहा है। 1.4 तक आगे की डिस्कशन की जाएगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इतने मेहनत कर रहा हूँ तो क्रैक BPSC UPPCS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें सर। आपका यही सब्सक्रिप्शन हम लोग को एक एनर्जी देगा और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब डिस्कशन आपको 17वीं 71वीं PT मेंस दोनों, मेंस में तो और UPPCS 24-25 देखें। आपकी बार UPPCS PT के क्वेश्चन देखे होंगे, पूरा फैक्चुअल पूछ चुका, फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्ट पूछ चुका है। अब ऑनलाइनर नहीं रह चुका है, तो इसलिए स्किप मत करें, ठीक है। धन्यवाद। फिर से बोल रहा हूँ, आप क्रैक BPSC UPPCS चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।